किराड़ क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ये हमारा किराड़ क्लासेज के नाम से जो यूट्यूब चैनल उसका लोगो है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि समय समय पर जो सूचना है वो आपके लिए उपलब्ध होती रहेंगी। आप उन सूचनाओं के माध्यम से जो है अवगत होते रहेंगे। मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा जो बीएड ओडीएल और डीएलएड ओडीएल की जो एग्जाम होने जा रहा है, उस एग्जाम से संबंधित ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम की डेट फिक्स हो चुकी है और 24/10/24 को ये एग्जाम है। बीएड ओडीएल और डीएलएड ओडीएल डिस्टेंस के माध्यम से मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा कराया जाता है। इस एग्जाम से संबंधित हम मैराथन क्लास करा रहे हैं। उस मैराथन क्लास में जो है संपूर्ण हिंदी के जो अभ्यास प्रश्न हैं, मैराथन क्लास में आज ये हल कराए जाएंगे। आप जो है इन प्रश्नों की जो श्रृंखला है, जो क्लास है, इस क्लास को आप अवश्य रूप से देखें। एग्जाम देने जाने से पहले इस क्लास को एक बार जरूर पढ़ के जाएं। ये आपके लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण कारगर साबित होगी। आइए आज हम बात करते हैं संपूर्ण हिंदी की जो अभ्यास प्रश्नों की मैराथन क्लास है, उस क्लास के बारे में। पहला प्रश्न देखते हैं आज। ब्रज भाषा है ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी बिहारी हिंदी, ऑप्शन सी पहाड़ी हिंदी, ऑप्शन डी पूर्वी हिंदी। जो ब्रज भाषा है वह ब्रज भाषा मध्य प्रदेश के आधार पर पूछी गई है, और ये कौन सी हिंदी है वो आपको बताना है। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय जो एग्जाम करा रहा है उसको आधार मानते हुए ये पूछा है, जो ब्रज भाषा है वो पश्चिमी हिंदी मानी गई है। दूसरा प्रश्न देखें। दूसरा प्रश्न यह है कि मगही किस भाषा की बोली है। ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी की, ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी, या फिर बिहारी या राजस्थानी। दूसरा जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। जो राइट आंसर है वो क्या है? मगही किस भाषा की बोली है? मगही जो है ये बोली जाती है ऑप्शन सी बिहार में। तो ये किस भाषा की बोली है? बिहारी की। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन ए मागधी, ऑप्शन बी सौरसेनी, ये मगधी है वैसे, ऑप्शन सी ब्रांचड, और ऑप्शन डी अर्धमागधी। यानी हिंदी खड़ी बोली पूछी और ये कहां से विकसित हुई, किस अपभ्रंश से आई है। 4 ऑप्शन है। तीसरा जो प्रश्न है इसके 4 ऑप्शन आपको सामने दिए गए हैं, और जो सही ऑप्शन है वो आपको चूज करना है, वो आपको फिल करना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की जो खड़ी बोली है ये विकसित हुई है। अगला प्रश्न देखें। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। 1953 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में, या फिर 1952 ईस्वी में। प्रश्न क्या पूछा है? भाषा के आधार पर भारतीय जो राज्य हैं उनकी पुनः संरचना की गई थी। यानी भारत के जो राज्य हैं उनको भारत की भाषा के आधार पर पुनः संरचित किया गया था। वो कब किया गया? 1953, 1954, 1956 या फिर 1952। 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में जो आपको सही है वो आपको टिक करना है। बताइए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1956 ईस्वी। मैं आपको बताना चाहूं
कि ये जो क्लास है, इस क्लास के जो सभी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आप एक बार जरूर पढ़ के जाएं। क्यों? क्योंकि इसमें संपूर्ण हिंदी जो व्याकरण है, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसके सभी के सभी प्रश्न इसमें हल कराए जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखें, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा, क्या पूछा है, राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी, 14 सितंबर 1949 ईस्वी, 14 सितंबर 1950 और 15 अगस्त 1947 ईस्वी। बताइए, इसको राजभाषा बनाने के लिए जो निर्णय लिया गया वो कब लिया गया? पांचवा जो प्रश्न है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 14 सितंबर 1949 को जो है निर्णय लिया गया था। अगला प्रश्न, हिंदी की आदि जननी है प्राकृत, पाली, अपभ्रंश या फिर संस्कृत? छठवां जो प्रश्न है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। हिंदी की जो है जननी कौन है? वो है ऑप्शन डी, संस्कृत। अगला प्रश्न देखें, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 सितंबर, ऑप्शन बी 28 सितंबर, ऑप्शन सी 10 अक्टूबर या फिर 11 जून। हिंदी दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? वो 4 तारीख है। 4 तारीख में जो सही है वो आपको बतानी है। ये जो है हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो है 14 सितंबर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए तकनीकी भाषा के रूप में, ऑप्शन बी राष्ट्रभाषा के रूप में, ऑप्शन सी काव्य भाषा के रूप में या फिर ऑप्शन डी राजभाषा के रूप में। बताइए, किस भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध रही है? हिंदी की जो विशिष्ट बोली है वो है कौन सी की पूछा है? ब्रज भाषा की। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में जो आपको सही है वो आपको चूज करना है, वो आपको फिल करना है। इसका जो राइट आंसर है वो है काव्य भाषा के रूप में। किस भाषा के रूप में ब्रज भाषा प्रसिद्ध रही है? वो है काव्य भाषा के रूप में। 8वां जो प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला जो प्रश्न है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा के रूप में, विभाषा के रूप में, तकनीकी भाषा के रूप में या फिर राष्ट्रभाषा के रूप में? बताइए, भारतवर्ष में, पूरे भारत में ये पूछा है, किस रूप में हम इसको रखेंगे? वो रखेंगे हम राजभाषा के रूप में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती या भारोपीय? हिंदी जो है किस भाषा परिवार की भाषा है ये पूछा है इसमें। द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती या फिर भारोपीय? 10वां जो प्रश्न है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, भारोपीय परिवार की क्या है? भाषा है। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? संस्कृत, तमिल, उर्दू या फिर हिंदी? 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में जो सही है वो आपको भरना है। ये पूछा है पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो है ऑप्शन डी, हिंदी। सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न देखें, हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है, ऑप्शन ए लौकिक संस्कृत से, ऑप्शन बी पाली प्राकृत से, ऑप्शन सी वैदिक संस्कृत से, ऑप्शन डी अपभ्रंश से। बताइए कहां से हुआ है हिंदी भाषा का जन्म? 4 ऑप्शन है, जो ऑप्शन सही है वो आपको भरना है। इसका जो राइट आंसर है वो है अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म जो है अपभ्रंश से हुआ है।
अगला प्रश्न देखें 13वां, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन ए बांग्रू, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी तेलुगु या फिर ऑप्शन डी कन्नौजी। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? 4 ऑप्शन है, जो ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी तेलुगु। ये हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, बाकी बांग्रू आती है, अवधी भी आती है और कन्नौजी भी आती है। ये तेलुगु जो है ये नहीं आती। अगला जो प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए तकनीकी भाषा के रूप में, ऑप्शन बी राष्ट्रभाषा के रूप में, ऑप्शन सी काव्य भाषा के रूप में, ऑप्शन डी राजभाषा के रूप में। बताइए इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या होगा? 14वां जो प्रश्न है, 14वें प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी काव्य भाषा के रूप में। क्या है? विशिष्ट बोली जो है ब्रज भाषा अधिक प्रसिद्ध रही है। 15वां प्रश्न देखें, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राष्ट्रभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा या फिर राजभाषा? ये प्रश्न शायद 2 बार आ चुका है। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? 15वां जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, राजभाषा के रूप में हम इस हिंदी को रखेंगे। अगला प्रश्न जो है वो ये है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द, व्यंजन, स्वर या फिर वर्ण? बताइए भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा है। ऑप्शन है शब्द, व्यंजन, स्वर और वर्ण। 16वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है और भाषा की सबसे छोटी इकाई जो पूछा है वो है ऑप्शन डी, वर्ण। अगला प्रश्न जो है वो ये है, हिंदी में मूलतः कितने वर्ण है? ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 40 या फिर 46? बताइए 17वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर बताना है। हिंदी में मूलतः पूछा है कितने वर्ण है और मूलतः कितने वर्ण हैं? 46 वर्ण है हिंदी में। हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? स्वर, व्यंजन, वर्ण या फिर अक्षर? स्वतंत्र रूप से पूछा है, या तो वो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं या फिर वो लिखी जाती हैं। वो कौन सी हैं? 4 ऑप्शन है, स्वर, व्यंजन, वर्ण और अक्षर। बताइए 18वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। स्वतंत्र रूप से जो बोले जाते हैं वह है स्वर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 18वां जो प्रश्न है, उन्नीसवां जो प्रश्न है, संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या है 36, 44, 48 या फिर 53? संयुक्त को छोड़ना है। 19वां जो प्रश्न है उसका राइट आंसर आपको बताना है। संयुक्त जो वर्ण है उनको छोड़ करके हिंदी में जो वर्णों की संख्या है वो 44 है। अगला प्रश्न, स्वर कहते हैं, ऑप्शन ए कह रहा है जिनका उच्चारण लघु और गुरु में होता है। ऑप्शन बी कहता है कि जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है। ऑप्शन सी कहता है कि जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। ऑप्शन डी कहता है कि जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। यानी स्वर कौन से हैं या स्वर किससे कहते हैं? 20वां जो प्रश्न है उसका राइट आंसर आपको बताना है। 20वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न या बाधा के होता है
वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 21वां जो प्रश्न है वो ये है, निम्नलिखित में से अग्रस्वर नहीं पूछा है, नहीं है, अग्रस्वर नहीं है। ऑप्शन ए ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी आई। बताइए, अग्रस्वर नहीं है, ई ए आई, अग्रस्वर नहीं है। इसमें एक नहीं है और 3 है। 21वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर वो है ऑप्शन ए ई ए और आई। इसमें जो ऑप्शन है वो है ए, ये अग्रस्वर नहीं है। अगला जो प्रश्न है 22वां प्रश्न वो ये है, हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं? 22वां जो प्रश्न है ये पूछा है, हिंदी में स्वरों के जो प्रकार हैं वो हैं ऑप्शन सी 3। अगला प्रश्न जो है 23वां वो ये है, हिंदी वर्णमाला में ए और नहीं, सॉरी, ए नहीं, अंग और अह क्या हैं? स्वर हैं, व्यंजन हैं, अयोगवाह या फिर संयुक्ताक्षर हैं? हिंदी वर्णमाला में अंग और अह जो पूछे हैं ये क्या हैं? 23वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है और ये दोनों की दोनों अयोगवाह हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें 24वां प्रश्न यह कहता है कि जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे कहलाते हैं मूल स्वर, प्लुत स्वर, संयुक्त स्वर या फिर अयोगवाह। यानी दीर्घ स्वर में जितना समय लगता है उससे ज्यादा समय कौन से स्वर में लगता है? मूल में, प्लुत में, संयुक्त में या फिर अयोगवाह में? 24वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है और इसका जो दीर्घ स्वर से भी अधिक जो समय लगता है वो लगता है प्लुत में और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्लुत स्वर। अगला जो प्रश्न है वो यह है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? ए, उ, ए और नय। बताइए कौन सा नहीं है, स्वर नहीं है? 25वां जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये नहीं है, बाकी के 3 स्वर हैं। छब्बीसवां जो प्रश्न है वो यह है, उच्चारण के समय जीव की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं? 2, 3, 5 या फिर 7? उच्चारण के समय जीव की जो स्थिति है वहां उसके अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए? 26वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कितने भाग किए गए हैं? 3। अगला जो प्रश्न है 27वां वो ये है, वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती वह क्या कहलाती हैं? स्वर, शब्द, व्यंजन या फिर संयुक्ताक्षर? वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती वो क्या कहलाती हैं? 27वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखें 28वां, निम्नलिखित में एक स्पर्श व्यंजन है? से, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी ले और ऑप्शन डी है। यानी स्पर्श व्यंजन पूछा है
28वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, और जो स्पर्श व्यंजन है वह है ऑप्शन बी 6। अगला जो प्रश्न है 29वां वो देखें। हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए अनुनासिक, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी तालव्य, ऑप्शन डी मूर्धन्य। हिंदी व्याकरण के अंतिम जो पंचम जो अक्षर हैं उनका उच्चारण क्या होता है वो बताना है आपको। 29वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, और वो है ऑप्शन ए, यानी हिंदी व्याकरण में जो अंतिम जो पंचम अक्षर जो होते हैं उनका जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है अनुनासिक। तीसवां प्रश्न यह है अंतस्थ व्यंजन है स है, ऑप्शन बी छ त्र ज्ञ, ऑप्शन सी अंग अंग अह, ऑप्शन डी यर लबे। यानी अंतस्थ व्यंजन पूछे हैं, और अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। 30वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है ऑप्शन डी ये रे लेबे जो हैं ये अंतस्थ व्यंजन हैं। अगला प्रश्न देखें। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 2। मूल स्वर पूछे हैं हिंदी वर्णमाला में। 31वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर, और मूल स्वर कितने हैं वो हैं 4, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बत्तीसवां प्रश्न, अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या फिर व्यंजन संधि? अपेक्षा शब्द में पूछा है। 32वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। अपेक्षा शब्द में जो संधि है वो है गुण संधि। 33वां प्रश्न, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है, यानी उपसर्ग नहीं है, सुरेश में, अत्यधिक में, विदेश में या फिर सुयोग में? बताइए कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है। 33वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सुरेश में जो है उपसर्ग नहीं है, बाकी के इसमें है अति उपसर्ग, वि उपसर्ग, सु उपसर्ग, इन तीनों में उपसर्ग हैं, और जो सुरेश है उसमें उपसर्ग नहीं है, ये उपसर्ग रहित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 34वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? सवेरा, घनेरा, सपेरा, ममेरा, यानी एरा प्रत्यय नहीं है। नहीं पूछा है पहली बात तो यह ध्यान रखना। 34वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सवेरा जो है इसमें एरा प्रत्यय नहीं है, बाकी के में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 34 में का। 35वां, निर्विकार में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। 35वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। 35वें प्रश्न का इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास है निर्विकार में। 36वां प्रश्न देखते हैं। आदर्श का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन ए प्रतिमान, ऑप्शन बी मानक, ऑप्शन सी यथार्थ, ऑप्शन डी प्रतिरूप। आदर्श का पर्यायवाची शब्द बताइए। 36वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर
इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यथार्थ जो है आदर्श का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न देखें 37वां। मूक का विलोम होगा वाचाल, लोह, साफ या हास। मूक का विलोम पूछा है और मूक का जो विलोम होगा 37वें प्रश्न का, वो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, वो होगा वाचाल। अड़तीसवां जो प्रश्न है वो ये है, मुक्ति पाने का इच्छुक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। ऑप्शन ए जिजीविषा, ऑप्शन बी जिज्ञासा, ऑप्शन सी मुमुक्षु, ऑप्शन डी पिपासा। मुक्ति पाने के जो इच्छुक वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बताना है। 38वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मुमुक्षु जो है मुक्ति पाने का इच्छुक यानी एक शब्द माना जाता है। वो मुक्ति पाने का इच्छुक यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 39वां प्रश्न देखें, निम्न में से देशज शब्द कौन सा है? वत्स, नारियल, रेवड़ या पछतावा। देशज शब्द पूछा है, वो कौन सा है? 39वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, रेवड़ जो है देशज यानी देसी शब्द है। 40वां प्रश्न, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है अपनापन, छुटपन, लिखावट, लड़कपन। 40वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। और सर्वनाम से पूछा है, सर्वनाम से ऐसी कौन सी संज्ञा है जो भाववाचक संज्ञा बनी है? 4 ऑप्शन है 40 में के, वो आपको बताने हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अपनापन। इकतालीसवां प्रश्न देखें, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद माने गए हैं वो आपको बताना है। 41वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर वो है ऑप्शन ए, 3 भेद माने गए हैं। 42वां प्रश्न देखें, गर्म दूध पीना लाभदायक होता है। गर्म दूध पीना लाभदायक होता है, इसमें कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या फिर संख्यावाचक विशेषण? बताइए कौन सा विशेषण है, वो विशेषण आपको बताना है। 42वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, गुणवाचक विशेषण है। इसमें गर्म दूध पीना लाभदायक होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 43वां प्रश्न देखें, जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्म पर पड़े उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया या फिर प्रेरणार्थक क्रिया। यानी वाक्य में क्रिया का सीधा फल किस पर पड़ रहा है? कर्म पर। 43वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, सकर्मक क्रिया कहलाती है जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल किस पर पड़ता है? कर्म पर। अगला देखें 44वां, राकेश के द्वारा पत्र लिखा गया यह उदाहरण किस वाच्य का है? कर्तृवाच्य का, भाववाच्य का, कर्मवाच्य का या फिर कोई नहीं? राकेश के द्वारा पत्र लिखा गया यह उदाहरण किस वाच्य का है, यह पूछा है। इसमें कर्तरी है, भाव है, कर्म है या फिर कोई नहीं है। 44वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है ऑप्शन सी, कर्मवाच्य।
अगला प्रश्न देखें 45वां, वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा। वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा उक्त वाक्य में किस काल से संबंधित है? संदिग्ध भूत है ये, संदिग्ध वर्तमान है, सामान्य भविष्य है या फिर संभाव्य भविष्य? बताइए कौन सा काल है इसमें? 45वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। लिखता होगा, इसमें जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, यानी संदिग्ध वर्तमान है। छियालीसवां प्रश्न देखें, रेखांकित का कारक बताइए। मेढक को पत्थर से मारो, यानी मेढक को पत्थर से मारो जो है इसमें कर्ता कारक है क्या, कर्म है, करण है या फिर अपादान है? बताइए इसमें कौन सा है? मेढक को पत्थर से मारो। 46वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, वो है करण कारक। उसके बाद 47वां प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निपात का उदाहरण नहीं है? नहीं पूछा है ही, भी, तक, में, यानी निपात का उदाहरण नहीं है। 47वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है ऑप्शन डी, में। ही, भी, तक ये तो निपात हैं, में जो है ये निपात नहीं है, सर्वनाम है। 48वां प्रश्न, ये जो है यानी कोष्टक में दिया गया चिन्ह किसका है? ये योजक चिन्ह है क्या, उद्धरण चिन्ह है, निर्देशक चिन्ह है या हंसपद या त्रुटि परक चिन्ह है? बताइए कौन सा चिन्ह है ये जो कोष्टक में दिया हुआ है? 48वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, यह है उद्धरण चिन्ह। कौन सा है? उद्धरण चिन्ह इस तरह से लगाते हैं और बीच में कुछ लिखा हुआ है, ये उद्धरण चिन्ह है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 49वां प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? सांसारिक, संसारिक, सांसरिक या संसरिक, यानी शुद्ध शब्द पूछा है 49वां जो प्रश्न है इसका। और जो है इसमें ऑप्शन ए शुद्ध शब्द है सांसारिक, ये गलत है। अगला 50वां जो प्रश्न है वो 50वां प्रश्न देखें, यह चित्र बड़ा सुंदर है, इस वाक्य में किस तरह की अशुद्धि है? ऑप्शन ए विशेषण संबंधी अशुद्धि, ऑप्शन बी क्रिया संबंधी अशुद्धि, ऑप्शन सी सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, ऑप्शन डी संज्ञा संबंधी अशुद्धि। बताइए 50वां जो प्रश्न है, यह चित्र बड़ा सुंदर है, इसमें कौन सी अशुद्धि है वो बतानी है 50वें प्रश्न में। इसमें जो है विशेषण संबंधी अशुद्धि है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें 51वां, पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए कहता है कि इतनी बरसात हुई कि आंगन में पानी पानी हो गया, ऑप्शन बी कहता है कि शरीर में पानी ही पानी है, ऑप्शन सी कहता है दाल में पानी पानी हो गया, ऑप्शन डी कहता है चोरी पकड़ी जाने पर वह पानी पानी हो गया। यानी मुहावरा है पानी पानी होना, और इसका अर्थ आपको 4 जो ऑप्शन है इनमें से सही ऑप्शन जो है वो आपको बताना है, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी चोरी पकड़ी जाने पर वह क्या हो गया? पानी पानी हो गया। अगला जो प्रश्न है 52वां, वो ये है किस क्रमांक वाली ध्वनि है?
ऑप्शन ए से, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी चे, ऑप्शन डी तय। किस क्रमांक वाली ध्वनि है? 52वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है ऑप्शन बी ई, इसका राइट आंसर है। ऑप्शन 53वां जो प्रश्न है वो देखें, उच्छिष्ट, उच्छिष्ट जो शब्द है इसका विच्छेद, उच्छिष्ट शब्द का विच्छेद यानी संधि विच्छेद पूछा है इसमें, वो संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए उच्च प्लस छिष्ट, ऑप्शन बी उत प्लस छिष्ट, ऑप्शन सी उत प्लस शिष्ट, ऑप्शन डी उच्च प्लस शिष्ट। यानी 53वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है कौन सा सही है, और वो है ऑप्शन सी उत प्लस शिष्ट जो है उससे मिलकर के क्या बनेगा? उच्छिष्ट। अगला प्रश्न देखें, अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनु, अन, अनव या इनमें से कोई नहीं। 54वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। अन्वेषण में जो उपसर्ग होगा वो होगा अनु उपसर्ग, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। पचपनवां प्रश्न देखें, ढक्कन शब्द में प्रत्यय है अन, कन, ने ए फिर ए। बताइए ढक्कन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 55वां प्रश्न जो है इसका राइट आंसर बताना है। इसमें है ऑप्शन ए अन, प्रत्यय है ढक्कन में। किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? ऑप्शन ए चौराहा, ऑप्शन बी त्रिभुज, ऑप्शन सी चतुरानन, ऑप्शन डी सप्ताह। किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? 56वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर पूछा है और वो है ऑप्शन सी चतुरानन। इसमें द्विगु समास नहीं है। बाकी के तीनों की तीनों में देखो, चार राहों का समूह, तीन भुजाएं, सप्ताह, ये, और इस चतुरानन में जो है द्विगु समास नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें 57वां, पारिजात किसका पर्यायवाची है? कमल, गुलाब, कल्प वृक्ष या फिर केवड़ा। पारिजात जो है वो किसका पर्यायवाची है? 57वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है ऑप्शन सी कल्प वृक्ष। 58वां प्रश्न देखें, सघन का विलोम है? ऑप्शन ए विरल, ऑप्शन बी अचल, ऑप्शन सी जटिल, ऑप्शन डी गहन। बताइए सघन का विलोम क्या है? 58वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर, सघन का ऑप्शन है वो, सॉरी, सघन का जो विलोम है वो ऑप्शन ए विरल। सघन का जो है विलोम क्या होगा? वो होगा विरल। उनसठवां प्रश्न देखें, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है? ऑप्शन ए तपस्वी, ऑप्शन बी सन्यासी, ऑप्शन सी जिज्ञासु, ऑप्शन डी पिपासु। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला जो वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा है। 59वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला ऑप्शन सी जिज्ञासु कहलाता है। साठवां जो प्रश्न है वो देखें, निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए अनमोल, ऑप्शन बी अमरूद, ऑप्शन सी कवि, ऑप्शन डी चिड़िया। तत्सम शब्द पूछा है। 60वां जो प्रश्न है इसमें बताना है तत्सम जो शब्द है वो है ऑप्शन सी कवि। इकसठवां प्रश्न देखें, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? पढ़ाई, दौड़, उतराई, खटाई। यानी क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? नहीं पूछा है, कौन सी नहीं है वो बताना है। 61वां जो प्रश्न है इसमें
इसमें जो है क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा जो है वो खटाई नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखें 62वां। किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए मैंने अपना काम कर लिया। ऑप्शन बी अपना गांव से आप गांव से कब आए। ऑप्शन सी आप काज महाकाज। ऑप्शन डी वह अपने आप चला जाएगा। यानी वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है, वो कौन सा वाक्य है? 62वां जो प्रश्न है उसमें बताइए। वो है ऑप्शन बी आप गांव से कब आए। इसमें मध्यम पुरुष जो है सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 62वें का। अगला प्रश्न देखते हैं 63वां। यह लड़का बहुत होशियार है में कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या फिर संख्यावाचक विशेषण? बताइए यह लड़का बहुत होशियार है, इसमें कौन सा विशेषण है? 63वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर वो है ऑप्शन ए सार्वनामिक विशेषण। चौसठवां प्रश्न देखें। जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़े उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया या फिर प्रेरणार्थक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल किस पर पड़े? कर्ता पर, तो उसे क्या कहा जाता है? 64वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है 64वें प्रश्न का। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी अकर्मक क्रिया कहा जाता है उसे। 65वां प्रश्न देखें। भाववाच्य वाला वाक्य इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए कहता है कि मालती खाना खाती है। ऑप्शन बी कहता है रमेश खाना खा सकता है। ऑप्शन सी कहता है हिमेश से दौड़ा नहीं जाता। ऑप्शन डी कहता है रक्षा दौड़ नहीं सकती। भाववाचक वाला जो वाक्य है वो इनमें से कौन सा नहीं है? 65वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर वो है ऑप्शन सी हिमेश से दौड़ा नहीं जाता। 66वां प्रश्न देखें। किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए कहता बाजार खुलने पर हम सामान खरीदेंगे। ऑप्शन बी कहता वो शायद पढ़ाई के लिए कोटा जाए। ऑप्शन सी कहता तीर्थ यात्री गंगा में स्नान करते होंगे। ऑप्शन डी कहता उसने गाना गाया। 66वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है 66वें का। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी तीर्थ यात्री गंगा में स्नान करते होंगे। 67वां प्रश्न देखेंगे। उसने पेचकस के द्वारा ढक्कन खोला। उक्त वाक्य में प्रयुक्त के द्वारा पूछा है, इसमें ध्यान रखना के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण या फिर अपादान कारक? यानी के द्वारा कौन से कारक में आता है? 67वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है वह है ऑप्शन सी करण जो कारक है उसमें के द्वारा आता है। 68वां है पानी में थोड़ी बर्फ डालकर उसे धीरे धीरे हिलाओ ताकि वह जल्दी ठंडा हो जाए। वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द है। ऑप्शन ए थोड़ी, ऑप्शन बी धीरे धीरे, ऑप्शन सी ताकि, ऑप्शन डी जल्दी। यानी पानी में थोड़ी बर्फ डालकर उसे धीरे धीरे हिलाना है ताकि वह जल्दी ठंडी हो जाए। समुच्चय बोधक शब्द पूछा, इसमें कौन सा है? 68वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर वो है ऑप्शन सी ताकि। 69वां जो प्रश्न है, ये जो कोष्टक में जो चिन्ह है इसमें बताना है ये किसका है? ऑप्शन ए योजक चिन्ह, ऑप्शन बी लाघव चिन्ह, ऑप्शन सी निर्देशक चिन्ह या फिर ऑप्शन डी हंसपद या त्रुटि परक जो चिन्ह है। बताइए कौन सा चिन्ह है कोष्टक में जो दे रखा है? 69वां जो प्रश्न है, ये जो चिन्ह है ना ये हंसपद या फिर त्रुटि परक चिन्ह है। कोई गलती हो जाती है तो ये चिन्ह लगाया जाता है, फिर जो शुद्ध शब्द है वो लिख दिया जाता है।
अगला जो प्रश्न है 17वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? आशीर्वाद, 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 फिर आशीर्वाद। बताइए, शुद्ध शब्द है, 4 ऑप्शन है। 17वां जो प्रश्न है इसमें कौन सा शब्द शुद्ध है वो आपको बताना है। इसमें जो शुद्ध शब्द है ना वो है ऑप्शन ए, आशीर्वाद। ये तीनों की तीनों रॉन्ग है। 17वें का जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 71वां, महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा, इस वाक्य में किस तरह की अशुद्धि है? ऑप्शन ए कहता है वाच्य प्रयोग की अशुद्धि, ऑप्शन बी कहता है पुनरुक्ति की अशुद्धि, ऑप्शन सी कहता है पदक्रम संबंधी अशुद्धि, ऑप्शन डी कहता है संयुक्त क्रिया की अशुद्धि। बताइए कौन सी अशुद्धि है महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा? 71वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। और इसमें जो अशुद्धि है वो है पदक्रम संबंधी अशुद्धि, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ है। बालू से तेल निकालना यानी ऑप्शन ए कहता है शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, ऑप्शन बी असंभव कार्य करना, ऑप्शन डी कहता है पूर्णतः स्वस्थ होना, ऑप्शन डी कहता है बहुत साधन संपन्न होना। बालू से तेल निकालना इसका अर्थ क्या होगा? 72वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर जो है वो है असंभव कार्य को करना। बालू से यानी रेत से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ है असंभव कार्य को करना। बस ये 72 प्रश्नों की जो श्रृंखला थी, आज आपकी हिंदी की जो मैराथन है वो मैराथन करा दी गई है। आगामी जो हमारी क्लास रहेगी वो जो शिक्षक अभिरुचि है, शिक्षक अभिरुचि की मैराथन क्लास रहेगी। आप इन क्लासों को एक बार जरूर पढ़ के जहां हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपके लिए एक और सूचना दे दूं कि एक पेपर जो आपका जो 24 तारीख को जो पेपर होगा 24/10 को, उससे पहले हम एक पेपर कराएंगे आपके लिए पूरा की पूरा उसी पैटर्न पर आधारित हो, और उसका नाम है परीक्षा से पहले परीक्षा। आपके लिए परीक्षा से पहले एक परीक्षा कराएंगे यानी एक पेपर हल कराएंगे उसी एग्जाम पैटर्न पर। जो प्रश्न उसमें हैं 100 प्रश्न, वो 100 प्रश्न हम उसी पैटर्न पर आधारित आपके लिए 23 तारीख को YouTube चैनल पर जो है हमारा उस पर हल कराएंगे। आपके लिए क्लास वहां मिल जाएगी। ये 23 तारीख को, 24 तारीख का आपका एग्जाम है, इसको आप आराम से पढ़ के जाइए, बहुत कारगर आपके लिए साबित होगा। यानी हमारी एक मैराथन जो है वो सामान्य ज्ञान पर हो गई, उसके बाद ये हिंदी की हमने कराई दी। अगली शिक्षक अभिरुचि की जो मैराथन है वो भी हम करा देंगे, लेकिन 23 तारीख को हमारी जो है परीक्षा से पहले एक परीक्षा जो है पेपर YouTube चैनल पर जो है हल कराया जाएगा। आप इसको जरूर पढ़ के जाएं। ये इसमें बहुत सेलेक्टेड जो मैटर है वो रखा जाएगा, बहुत सेलेक्टेड जो प्रश्न हैं जो आने लायक हैं वो इसमें हल कराए जाएंगे। और 24 तारीख को जो एग्जाम है आप उसको दें। आपके लिए आज जो है, आज के लिए बस इतना ही। और हमारी जो क्लास है आप इनको बदस्तूर देखते रहें जिससे कि आपका जो है सिलेक्शन हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।